अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही दोनों सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस पर 2 जजेस का एक अहम तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदूखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसने आज 1 मार्च के फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की है। लेकिन आज की समाअत मुकम्मल होने के कुछ ही देर बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अस्कुद नोटिस पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसके बाद उस फैसले से मुताल्लिक ही नई आईनी बहस शुरू हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक समाअत शुरू की है, उस फैसले पर ही सवालिया निशान लग गया है। 1 मार्च का फैसला 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है, इस हवाले से इबाहम पैदा हो गया है। चीफ जस्टिस ने जिसे 3-2 का फैसला करार दिया, आज 2 जजेस ने उसे 4-3 का फैसला करार दिया है और नतीजा उलट है। चीफ जस्टिस के सूमोटो दायरा इख्तियार और अदालत को चलाने के तरीका कार पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। मुल्क में इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके असरात सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि मुल्क के सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल पर भी होंगे। आज की समाअत और 2 जजेस के तफसीली फैसले को आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले लाजमी है कि आपको इस सब का पस मंज़र बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता साल 17 मई को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल खान बंदूखेल पर मबनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए 3-2 की अक्सरियत से यह करार दिया था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ही नहीं होगा। हालांकि उस बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A को दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी और ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, जजिस को दायरा इख्तियार में रहते हुए आइन की तशरीह करनी चाहिए और जजिस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी केस की समाअत के दौरान 24 मार्च 2022 को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि रुकने कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में वज़ीर आज़म के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार ना करना तौहीन आमेज हो सकता है। लेकिन बाद में खुद चीफ जस्टिस ने भी वोट ना गिनने का फैसला दे दिया। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 26 जुलाई को पंजाब में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग कलअदम करार दे दी थी, हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म कर दी थी, चौधरी परवेज इलाही की फौरी हल्फ बर्दारी का हुक्म दे दिया था और करार दिया था कि असेंबली में पार्टी सरबराह का नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकला ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया और मुतालबा मंजूर ना होने की सूरत में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इसके बावजूद 3 रुकनी बेंच ने यकतरफा समाअत करते हुए यह फैसला जारी कर दिया था और ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। फिर रवां साल जनवरी के महीने में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया तो वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की और यह भी कहा कि 99% अरकान असेंबली नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। लेकिन फिर भी इमरान खान के दबाव पर वजीर आला परवेज इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए और 14 जनवरी को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार कर दिया और मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इसी दौरान चौधरी परवेज इलाही की एक आला अदालती शख्सियत से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ गई, जिसके बाद दीगर ऑडियोज भी सामने आ गई। लेकिन इसी दौरान 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर अस्कुद नोटिस लेते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अस्कुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक सवालात उठा दिए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी अस्कुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या असेंबलियां किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 24 फरवरी की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने
जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। इसी दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक से मुकालमा किया था कि मिस्टर नाइक, आपका क्या ख्याल है, क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट सुने। तो इस पर फारूक नाइक ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन फिर 25 और 26 फरवरी यानी हफ्ते और इतवार को समाअत नहीं हुई और फिर 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आ गया। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखैल और जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला 27 और 28 फरवरी की समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन 23 और 24 फरवरी की समाअत में शामिल थे और उनके नोट्स भी 23 फरवरी के तहरीरी हुक्मनामे में शामिल थे। लेकिन 27 फरवरी की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच से अलग हो गए हैं। और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी और फिर 1 मार्च को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हुक्म दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। पंजाब के लिए तारीख सदर मुमलिकत दें और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई गवर्नर तारीख मुकर्रर करें। लेकिन उसी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखैल ने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला की राय को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उससे इत्तफाक कर लिया था। इससे हुकूमती इत्तेहाद ने यह नतीजा निकाला था कि यह 4-3 का फैसला है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को कराने के फैसले पर और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन में ताखीर पर तहरीक इंसाफ ने 3-2 के फैसले की खिलाफवर्जी पर दोबारा अदालत से रुजू कर लिया। और आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो उसके बेंच में चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस केस सुनने और अपने नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को तो नहीं लिया, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच का हिस्सा बना लिया, जिस पर हुकूमती वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और वो खुद ही बेंच से अलग भी हो गए थे। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला खुद बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि अपना मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ा था। चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस को उस वक्त भी बेंच से अलग कर दिया था और आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं किया। हुकूमती वकला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की खुद नोटिस केस सुनने वाले बेंच में शमूलियत का मुतालबा भी किया था, लेकिन दोनों सीनियर जजेस न सिर्फ उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं है। मौजूदा बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल नहीं है, जिन्होंने न सिर्फ खुद नोटिस केस आखिर तक सुना था, बल्कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदूखैल से सीनियर भी हैं। आज समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 3 बार तौहीन की गई। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने पीटीआई वकील से सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल मंदूखैल ने अली जफर से सवाल किया कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं। अली जफर ने जवाब दिया कि मैं 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहा हूं, जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म है। जैसे जमाल मंदूखैल ने फिर सवाल पूछा कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके रिमार्क्स दिए कि मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने में आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। हम जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरख्वास्त में उठाए गए सवालात पर जवाब दे। इस मरहले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि केस को 2 से 3 दिन बाद मुकर्रर कर दें। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती तक समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि नामजद अटॉर्नी जनरल मुझसे आज मुलाकात करके गए हैं। कल तक नए अटॉर्नी जनरल भी आ जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी कराना होगी। यकीन दहानी क्या होगी ये अदालत ने नहीं बताना, आपने तय करना है। अदालत को सिर्फ दोनों इतराफ से यकीन दहानी चाहिए। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। यकीन दहानी कराएं कि शफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत पुरअमन रहेंगे।
इसके बाद अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त में शामिल तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। आज की अदालती कार्रवाई में 1 मार्च के फैसले पर बात हुई और फिर समाअत खत्म होने के कुछ ही देर बाद 1 मार्च के फैसले में इजाफी नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का फैसला सामने आ गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसलों से इत्तफाक करते हुए उन्हें अपने दिए गए फैसलों के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला करार दे दिया है और अज खुद नोटिस खारिज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक 24 फरवरी को नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि 9 रुकनी बेंच में से 2 रुकन जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी खुद को बेंच से अलहदा कर लें। इस सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच का इजलास तलब किया और इस इजलास में गौर व फिक्र के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने खुद को बेंच से अलहदा करने का फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी जो पहले ही इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला दे चुके थे और अपने फैसले में बेंच में बैठने का मामला भी चीफ जस्टिस पर छोड़ चुके थे और ये लिख चुके थे कि हम बेंच में रहने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच तश्कील दिया जो 5 रुकनी था, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी को बेंच से निकालने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इसलिए हमने ऑर्डर जारी ना करने से मुताल्लिक वजूहात को बयान करना जरूरी समझा ताकि उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फैसले के मुताबिक हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा फैसला हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करता है और मौजूदा सूमोटो कार्रवाई को मुस्तरद करने से मुताल्लिक यह फैसला अदालत का 4-3 से अक्सरियती फैसला बनता है, जबकि हमारे मोअज़्ज़िज़ 3 जजेस ने यह करार दिया कि उनका फैसला 3-2 की अक्सरियत से अक्सरियती फैसला है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसे बेंच का सरबराह बनाता है वो जारी नहीं हो सका। हम ये समझते हैं कि हमारा फैसला यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी का फैसला अक्सरियती फैसला है और तमाम लोगों पर यही फैसला बाइंडिंग है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जब बेंच को एक बार तश्कील दे दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और उसे एक केस की समाअत करने की जिम्मेदारी दे दी गई, तो बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात से बाहर जाकर जुडिशल साइड पर यानी बेंच के पास चला जाता है और इस बेंच का कोई भी रुकन खुद को जाती वजूहात की वजह से, गैर मौजूदगी की वजह से या बीमारी की वजह से तो अलहदा कर सकता है और बेंच की दोबारा तश्कील उस सूरत में भी हो सकती है जब वो उसूलों के बरखिलाफ बनाया गया हो। ऐसी किसी भी सूरत हाल में मज़कूरा बेंच चीफ जस्टिस के सामने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला रखता है। इसलिए एक दफ़ा जब बेंच तश्कील कर दिया गया, कॉज लिस्ट जारी हो गई और बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ कर दिया, तो चीफ जस्टिस दोबारा बेंच तश्कील नहीं दे सकते सिवाय उस सूरत हाल के जो अब से पहले बयान की गई है। फैसले के मुताबिक अदालत ने करार दिया है कि जब तक बेंच में से कोई खुद को अलहदा नहीं करता तो बेंच के अंदर किसी भी किस्म का इख्तिलाफ नए बेंच की तश्कील के लिए एक दुरुस्त ग्राउंड नहीं है। ऐसा करना जज की आज़ादाना राय का गला घोटने के मुतरादिफ है। बेंच के किसी भी रुकन के इख्तिलाफ राय को दबाने की कोई भी कोशिश एक फ्री और गैर जानिबदार जस्टिस सिस्टम की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। फैसले के मुताबिक किसी भी बेंच में अरकान का इब्तिदाई स्टेज में हतमी फैसला देना और बाद के स्टेज में प्रोसीडिंग में ना बैठने का मतलब उनकी बेंच से अलहदगी नहीं होती। मौजूदा केस में 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने यानी जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त से मुताल्लिक फैसला दे दिया और केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक बेंच में बैठने या ना बैठने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस की तरफ से इस ऑप्शन का इस्तेमाल इन 2 जजेस के अदालती फैसले पर कोई असर नहीं रखता और 5 रुकनी बेंच की तश्कील सिर्फ एक इंतजामी अमल था ताकि 5 रुकनी बेंच की तरफ से मौजूदा केस की मजीद समाअत से मुताल्लिक सहूलतकारी हो और यह अमल जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के अदालती फैसले को ना कलदम कर सकता है और ना इसे एक साइड पर रख सकता है। उनके फैसले को हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद काउंट करना पड़ेगा, इसलिए उनका मुख्तसर फैसला इस केस का हिस्सा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के फैसले को काउंट ना करना उनको बेंच से उनकी मर्जी के बगैर निकालने के मुतरादिफ होगा। इसलिए हम समझते हैं कि मौजूदा सूमोटो कार्रवाई में 7 रुकनी बेंच में से 4 अराकीन का इसे मुस्तरद करना अदालत का अक्सरियती फैसला है। हमारी राय मशहूर ज़माना पनामा केस की नज़ीर से भी मुस्तहकम होती है क्योंकि पनामा केस में इब्तिदाई अदालती फैसला 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया और जब अक्सरियती फैसले के बाद जो केस की समाअत हुई थी तो उसमें वो 2 जजेस शामिल नहीं थे जिन्होंने इब्तिदा में हतमी फैसला दे दिया था, लेकिन उन्हें बेंच से अलहदा नहीं समझा गया और उन्हें 3 जजेस के हतमी फैसले में भी फरीक बनाया गया और वो 2 जजेस नजरसानी अपील सुनने के लिए भी बेंच में बैठे थे। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि हमारे इदारे को मजबूत करने के लिए और उस पर अवाम के एतमाद को यकीनी बनाने के लिए हम इस बात पर भी जोर देते हैं
कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा, जिसमें सुमोटो दायरा कार के इस्तेमाल का इख्तियार, ऐसे केसेस को सुनने के लिए बेंचेस की तश्कील का इख्तियार, रेगुलर बेंचेस की तश्कील का इख्तियार और खुसूसी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक वन मैन शो चलाने का इख्तियार न सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के भी खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जब एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हों तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के खतरे में इजाफा करता है। जबकि दूसरी तरफ जो इज्तिमाई मॉडल है वो अच्छी गवर्नेंस को यकीनी बनाता है, क्योंकि ये मॉडल इश्तराक पर इन्हिसार करता है और बेहतरीन नतीजे के लिए मुश्तरका फैसला साजी और बैलेंस ऑफ पावर पर इन्हिसार करता है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने और केसेस लगाने के सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सुमोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजेस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। आगे फैसले में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी की किताब से एक इक्तबास कोट किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात पर तनकीद की गई है और जस्टिस साकिब निसार पर बतौर चीफ जस्टिस इन इख्तियारात के इस्तेमाल पर तबसरा किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सुमोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इंतजामी मामलात में इस हद तक मुदाखलत की कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और उन्होंने खुद ही मुल्क के तमाम मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया था, जिसमें साफ पानी की फरहमी, दूध की पैदावार, करप्शन, अस्पतालों की मैनेजमेंट, तालीम और आबादी को कंट्रोल करना शामिल था। 2018 के इब्तिदाई 3 माह में ही जस्टिस साकिब निसार ने 30 सुमोटो नोटिस ले लिए। उनमें से अक्सर अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर लिए गए थे। एक दफ़ा तो जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस तस्वीर पर सुमोटो ले लिया जिसमें एक पतली गली में सूरज से जनाजा गुजर रहा था और फिर सुमोटो नोटिस लेने के बाद मुख्तलिफ केसेस की समात में साकिब निसार सरकारी मुलाजमीन को अदालत बुलाते, उनकी बेइज्जती करते और बदइंतजामी पर तबसरे करते, अहकामात जारी करते, कभी ऑफिसर्स को डिसमिस करा देते तो कभी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते। और शायद जस्टिस साकिब निसार के सुमोटो के इस्तेमाल की सबसे मुतनाज़ मिसाल उनका यह हुक्म था कि मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए डैम बनाया जाए और फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स का डैम बनाने के लिए डैम फंड बना दिया। फिर टीवी और अखबारी आर्टिकल्स में डैम फंड की भरपूर तशहीर के अहकाम जारी किए, यहाँ तक कि मुख्तलिफ केसेस में मुजरिमों को डैम फंड में पैसे जमा कराने के अहकाम दिए जाते थे। और फिर अदालत से बाहर जस्टिस साकिब निसार ने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और इंटरनेशनल फंड रेजर का रूप धार लिया। कभी वो अस्पतालों के दौरे करते तो कभी स्कूलों के और कभी वाटर फिल्टर प्लांट्स पर जाकर उसका मुआयना करते और इस सब में न्यूज़ चैनल्स के कैमरे उनके साथ होते। फिर आगे अदालत अपने फैसले में लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूत, आज़ाद और शफाफ इदारा बनाने के लिए हमें इसे एक ऐसा इदारा बनाना होगा जो कवायद और ज़वाबित का पाबंद हो और इसके लिए चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात को स्ट्रक्चर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के गलत इस्तेमाल के खदशे का इजहार करते हुए साबिक चीफ जस्टिस अजमल मियां ने 7 रुकनी बेंच में से अक्सरियत की तरफ से यह करार दिया था कि इस दायरा कार को इस्तेमाल करने से मुतालिक इस अदालत को एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी बनानी होगी। फैसले के मुताबिक गुजरते सालों ने जस्टिस अजमल मियां के खदशे को दुरुस्त साबित किया। गुज़िश्ता 20 सालों के तजर्बे ने यह वाज़ेह किया है कि आर्टिकल 184(3) के दायरा कार के इस्तेमाल से मुतालिक एक बैलेंस, मतवातिर और गैर इम्तियाजी पॉलिसी को फ्रेम करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मामले को सिर्फ एक शख्स के गैर तयशुदा सवाबदीद पर यानी चीफ जस्टिस के सवाबदीद पर छोड़ना मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जब भी चीफ जस्टिस तब्दील होता है
तो आर्टिकल 184(3) के दायरा कार का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि हमारी नज़र में इसका हल यह है कि इस मामले पर अदालत अपने उसूल बनाने के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसूल बनाए कि आर्टिकल 184(3) को सिर्फ उस वक्त लागू किया जाएगा जब तमाम जजेस उस पर मुत्तफिक हो, या चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 इब्तिदाई जजेस उस पर मुत्तफिक हो। और इस बात का क्राइटेरिया भी उसूलों में वाज़ेह करना चाहिए कि इस दायरा कार के अंदर किन केसेस को जगह दी जाएगी, ताकि इससे मुताल्लिक अदालती प्रैक्टिस को हम आहंग और शफाफ बनाया जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक जहां तक आर्टिकल 184(3) के तहत बेंच की तश्कील देने से मुताल्लिक मामला है, तो इसमें भी हम आहंगी और शफाफियत होनी चाहिए, जिसे सबसे ज़्यादा बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है कि हर अदालती साल के आगाज़ पर एक 5 या 7 रुकनी रेगुलर बेंच बनाया जाए, या साल में 2 दफ़ा 6-6 महीने की मुद्दत के लिए बेंच बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में या आने वाले चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर मोस्ट जजेस शामिल हो, या हर सूबे की तरफ से सीनियर मोस्ट जजेस उसमें शामिल हो। मुकदमात के शुरू होने के बाद केस टू केस बुनियाद पर इस हवाले से खुसूसी बेंच बनाना शफाफियत और गैर जानिबदारी की नफी है। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर करदा फैसले में लिखा कि यह हमारे 1 मार्च 2023 को जारी करदा मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात हैं। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदू खेल का आज का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। बेंच साजी मुनसिफाना नहीं तो फैसले कैसे मुनसिफाना तसव्वुर होंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुला, ये अक़लियती राय है।